दोस्तों गुड मॉर्निंग। आपका इंजीनियर पीसी सर आज लेके आ गए हैं ट्रांसफॉर्मर भाग 4, जिसमें कि आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों आइडियल ट्रांसफॉर्मर, आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर और ट्रांसफॉर्मर की वोल्टेज रेगुलेशन। तो पहले बात करते हैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है दोस्तों। आइडियल ट्रांसफॉर्मर इसे कहते हैं आदर्श ट्रांसफॉर्मर। क्या कहते हैं दोस्तों? आदर्श ट्रांसफॉर्मर। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन आदर्श ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। तो वह है ट्रांसफॉर्मर जिसके अंदर नो लॉस हो, मतलब कोई लॉस नहीं हो, बिना लॉस का जो ट्रांसफॉर्मर हो उसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों? आदर्श ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। तो वह ट्रांसफॉर्मर जिसके लॉस क्या हो, नगण्य हो या शून्य हो। जिसके अंदर लॉस क्या हो, नगण्य हो, जिसके लॉस शून्य या नगण्य हो, आदर्श ट्रांसफॉर्मर कहलाता है। या वह ट्रांसफॉर्मर जिसमें इनपुट आउटपुट बराबर हो, इनपुट आउटपुट क्या हो, बराबर हो। या वह ट्रांसफॉर्मर जिसमें वाइंडिंग प्रतिरोध नगण्य हो। जब वाइंडिंग प्रतिरोध नगण्य होगा तो लॉस नगण्य होंगे, वोल्टेज ड्रॉप नगण्य होगा। वाइंडिंग प्रतिरोध क्या हो दोस्तों, नगण्य हो। या दूसरे शब्दों में कहें तो वह ट्रांसफॉर्मर जिसमें हानि और चुंबकीय क्षरण दोनों क्या हो, नगण्य हो। चुंबकीय क्षरण भी क्या हो, वह ट्रांसफॉर्मर जिसमें चुंबकीय क्षरण मतलब लीकेज फ्लक्स भी क्या हो, नगण्य हो दोस्तों। क्या हो, नगण्य हो। या वह ट्रांसफॉर्मर जिसकी वाइंडिंग शुद्ध इंडक्टिव प्रकार की होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? आदर्श ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। वह ट्रांसफॉर्मर जिसकी वाइंडिंग शुद्ध प्रेरणिक प्रकार की हो। शुद्ध प्रेरणिक प्रकृति की हो उसे क्या कहते हैं? आदर्श ट्रांसफॉर्मर कहते हैं दोस्तों। या वह ट्रांसफॉर्मर जिसकी शून्य भार धारा हानि पूर्ण भार धारा के 2 से 5% हो। या वह ट्रांसफॉर्मर जिसकी शून्य भार करंट I0 पूर्ण भार करंट के 2 से 5% हो। 2 से 5 या 1 से 3% भी कई बार पूछा गया है प्रतियोगी परीक्षा में। 2 से 5% हो उसे अपन क्या कहेंगे? आइडियल ट्रांसफॉर्मर कहेंगे। उसे आइडियल या आदर्श ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। तो अब आदर्श का मतलब है आइडियल, जिसके अंदर अपन वैसे भी देखते हैं दोस्तों, जिसके अंदर कोई लॉस नहीं हो उसे अपन क्या कहते हैं? आदर्श ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। तो आदर्श का मतलब है शून्य भार क्षति ट्रांसफॉर्मर, या जिसमें क्षति में दोनों चीजें आ जाएंगी दोस्तों, लॉस या हानि, क्षति, इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं। जिसकी हानि शून्य हो, लॉस शून्य हो, क्षति शून्य हो, होश शून्य हो, होशमानी भी हानि होती है। तो अब इस क्षति में दोनों हानि आ जाती हैं दोस्तों, ताम्र हानि और लोहे हानि। तो वो लोहे हानि भी 2 प्रकार की होती हैं, हिस्टेरेसिस और शैथिल्य हानि। हिस्टेरेसिस और एडी करंट। हिस्टेरेसिस से शैथिल्य कहते हैं, एडी करंट से बंवर धारा कहते हैं दोस्तों, एडी करंट हानि।
तो वह ट्रांसफॉर्मर जिसमें ताम्र हानि नगण्य हो या लोहा हानि नगण्य हो वो भी क्या कहलाता है दोस्तों, आदर्श ट्रांसफॉर्मर कहलाता है। वो क्या कहलाता है दोस्तों, आदर्श ट्रांसफॉर्मर कहलाता है। अब आगे बात करें अपन आदर्श ट्रांसफॉर्मर और प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में क्या अंतर होता है दोस्तों। जो प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें हानि कभी भी नगण्य नहीं होती, ना ही वाइंडिंग का प्रतिरोध नगण्य होता है प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में। परंतु आदर्श ट्रांसफॉर्मर में जो अपनी बाहर रही धारा होती है वो 90 डिग्री पीछे रहती है वोल्टेज से, पश्चिमगामी होती है। क्या होती है, नो लोड करंट 90 डिग्री पश्चिमगामी लैग करता है किसको, वोल्टेज को। परंतु प्रैक्टिकल में ऐसे नहीं होता दोस्तों, प्रैक्टिकल में 85 डिग्री पश्चिमगामी होता है एक्चुअल, नो लोड करंट फुल लोड करंट के दोस्तों। तो अब आदर्श ट्रांसफॉर्मर की आगे बात कर रहे हैं। ये आदर्श ट्रांसफॉर्मर की परिभाषा थी। तो आदर्श ट्रांसफॉर्मर तो दोस्तों आदर्श ट्रांसफॉर्मर क्या हो जाएगा, आदर्श ट्रांसफॉर्मर क्या हो जाएगा, वह ट्रांसफॉर्मर जिसका इनपुट आउटपुट क्या हो, बराबर हो। और इनपुट आउटपुट कब बराबर होगा दोस्तों, जितना इनपुट दिया उतना ही आउटपुट कब मिलेगा, जब ट्रांसफॉर्मर में लॉस क्या होंगे, लॉसेज शून्य होंगे। क्या होंगे, लॉसेज नगण्य होंगे या शून्य होंगे। दूसरा वाइंडिंग का जो आर है, वाइंडिंग प्रतिरोध है, वाइंडिंग प्रतिरोध क्या होगा, शून्य होगा। ये सब चीजें जब अपनी नगण्य या शून्य होंगी तब जाके अपना इनपुट आउटपुट के बराबर होता है। किसी प्रकार का दोष नहीं होगा तब इनपुट आउटपुट बराबर होगा। तो बिना लॉस वाले ट्रांसफॉर्मर को ही अपन आदर्श ट्रांसफॉर्मर कहते हैं दोस्तों। अब आगे बात करें दोस्तों, एक होता है आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर। क्या होता है, आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर। तो आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर क्या होता है दोस्तों, आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो अपन आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर दोस्तों विद्युत शॉक से भी बचाता है। और आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर अपन इसकी भी वही विशेषता है जहां इनपुट आउटपुट, वह ट्रांसफॉर्मर जिसका इनपुट आउटपुट के बराबर हो उसे आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। अब इनपुट आउटपुट के बराबर क्या होगा दोस्तों, जब लॉसेज ये सब चीजें शून्य होंगी आदर्श ट्रांसफॉर्मर की तरह, तभी इनपुट आउटपुट के बराबर होगा, तभी ये पॉसिबल है दोस्तों। तो आदर्श ट्रांसफॉर्मर में क्या है, जैसे ये प्राइमरी वाइंडिंग है दोस्तों और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर की अपन बात करें तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। इसमें आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है कि दोनों वाइंडिंग जो है प्राइमरी और सेकेंडरी, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है और ये प्राइमरी वाइंडिंग है अपनी दोस्तों। तो दोस्तों ये आइसोलेशन का काम करेगा, कोर होती है। तो जैसे प्राइमरी में 200 टर्न है दोस्तों, तो सेकेंडरी में भी कितने टर्न होंगे, 200 टर्न है। प्राइमरी में अपन 12 SWG का तार ले रहे हैं दोस्तों, तो सेकेंडरी में भी कौन सा तार लेंगे, 12 SWG का ही तार लेंगे। प्राइमरी में दोस्तों 230 वोल्ट सप्लाई दी है ट्रांसफॉर्मर को, तो सेकेंडरी में भी क्या मिलेगी, 230 वोल्ट। अर्थात इनपुट का जो वोल्टेज है वो किसके बराबर होगा, आउटपुट वोल्टेज के बराबर होगा, आउटपुट वोल्टेज के बराबर होगा। अर्थात ये आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर का कार्य है, इनपुट आउटपुट दोनों वोल्टेज बराबर होते हैं। फिर अपन इसको कहाँ लगाते हैं, ये केवल आइसोलेशन के काम आता है दोस्तों, जहाँ पे सप्लाई में स्पार्क हो, विद्युत शॉक से सुरक्षा करनी हो, वहाँ पे इसको लगाते हैं। मेडिकल डिवाइस में, हॉस्पिटल में, लेबोरेटरी में, इंस्ट्रूमेंटों में, लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन सब में अपन आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर लगा सकते हैं दोस्तों। इसमें जो ये न्यूट्रल वायर होता है दोस्तों प्राइमरी का, ये ग्राउंड के साथ जुड़ा रहता है। सेकेंडरी ये दोनों ग्राउंड और ये जुड़े रहते हैं, ये अपना फेस होता है। तो सेकेंडरी में इससे कोई मनुष्य हाथ अड़ाए तो शॉक नहीं लगता। अर्थात ये जो ट्रांसफॉर्मर है
ये गैल्वेनाइजिंग आइसोलेशन, ये आइसोलेशन पर्पज के लिए लगाया जाता है। आइसोलेशन पर्पज गैल्वेनिक आइसोलेशन अपन को प्रोवाइड करवाता है। तौर पर लगाते हैं। और इसका जो के है प्राइमरी, वो जो सेकेंडरी का टर्न रेशियो 1:1 में होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी का टर्न रेशियो क्या होता है? 1:1 में रहता है। दोनों का वोल्टेज भी बराबर रहता है, इसलिए 1:1 ही रहता है। तो अपन यहाँ से के निकालें। इसका के क्या होता है? सेकेंडरी में वोल्टेज उत्पन्न ईएमएफ प्राइमरी में दी गई सप्लाई, तो 1/1 करेंगे तो क्या आता है? 1। तो आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर या आइडियल ट्रांसफॉर्मर दोनों का के क्या आता है दोस्तों? 1 आता है। तो इसका आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर में के का मान क्या होता है? 1 होता है दोस्तों। और टर्न रेशियो भी 1:1 में होता है। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं? जहाँ सप्लाई में स्पार्क ज़्यादा हो, कंप्यूटर, मेडिकल डिवाइस, लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट में अपन ये आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं। यूज कहाँ करते हैं? कंप्यूटर, मेडिकल डिवाइस, जहाँ अपन जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके जैसा एक्सरे मशीन है, अपन उनके हाथ अड़ाएं तो करंट नहीं आए, ऐसी जगह अपन इनको यूज कर सकते हैं। लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट, लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट, इन सब में अपन इसका यूज कर सकते हैं। या एसी सप्लाई है, एसी सप्लाई में स्पार्क हो रहा है, तो इस स्पार्क को ख़त्म करने के लिए भी आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर लगा देते हैं। सिंगल फेस एसी में तो ये स्पार्क कम हो जाएगा, रेगुलेटेड वोल्टेज देगा, जितना इनपुट है उतना आउटपुट देगा, उसको रेगुलेटेड करते देगा। तो आइसोलेशन के पर्पज से भी अपन आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर को यूज कर सकते हैं दोस्तों। अब अपन आगे बात करें ट्रांसफॉर्मर की वोल्टेज रेगुलेशन। दोस्तों ट्रांसफॉर्मर की वोल्टेज रेगुलेशन क्या होती है? तो ट्रांसफॉर्मर की वोल्टेज रेगुलेशन देखते हैं। आइडियल ट्रांसफॉर्मर और आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर में आशा करता हूँ आपके समझ खाए होंगे। तो अपन बात करते हैं दोस्तों और ट्रांसफॉर्मर की वोल्टेज रेगुलेशन की। ट्रांसफॉर्मर की वोल्टेज रेगुलेशन क्या होती है? नेक्स्ट टॉपिक अपना ट्रांसफॉर्मर की वोल्टेज रेगुलेशन दोस्तों। ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज रेगुलेशन, ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज रेगुलेशन से अपन कहते हैं ट्रांसफॉर्मर का वोल्टता नियमन। दोस्तों वोल्टेज रेगुलेशन से अपन क्या कह देते हैं? वोल्टता नियमन, अर्थात ट्रांसफॉर्मर का वोल्टता नियमन। ट्रांसफॉर्मर की वोल्टता नियमन या वोल्टता नियमन। तो दोस्तों ये वोल्टेज रेगुलेशन और वोल्टता नियमन क्या होता है ये देखते हैं अपन। वोल्टता नियमन, तो आपने देखा होगा दोस्तों, जब अपन वेल्डिंग मशीन चलाते हैं घरों में तो अपने वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होता है। वेल्डिंग मशीन जैसे ही चलाते हैं वोल्टेज डाउन हो जाता है, वेल्डिंग मशीन जैसे ही ऑफ होती है तो अपना जो वोल्टेज है फिर से बढ़ जाता है। अर्थात अपना बल्ब कभी मशीन चलते ही डिम पड़ेगा, मशीन जैसे ही बंद होगी अपना बल्ब क्या होगा? हाई लाइट पर जलेगा। तो ये जो प्रक्रिया है ये वोल्टेज रेगुलेशन या वोल्टता नियमन के कारण ही होती है दोस्तों। वोल्टता नियमन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी में नो लोड से फुल लोड तक जो वोल्टेज का परिवर्तन होता है, लोड लगाने पर कितना वोल्टेज रह रहा है सेकेंडरी में, लोड नहीं लगा रहे तब कितना वोल्टेज है, तो वो जो वोल्टता सेकेंडरी का जो वोल्टता परिवर्तन है उसे ही अपन वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं दोस्तों। जैसे ये ट्रांसफॉर्मर है, ये प्राइमरी है दोस्तों, ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी में नो लोड पर 250 वोल्ट निकाल रहा है, और जैसे ही लोड लगाया अपन ने फुल लोड लगाया तो ये वोल्टेज कितना रह रहा है? 230 वोल्ट रह जाता है दोस्तों। तो अर्थात ये वोल्टेज क्या हुआ? डाउन हुआ। लोड लगाने पर वोल्टेज क्या हुआ? डाउन हुआ। तो सेकेंडरी, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी में नो लोड से
फुल लोड तक वोल्टता में जो परिवर्तन आता है, जो उतार चढ़ाव आता है, उसे अपन ट्रांसफॉर्मर की वोल्टता नियमन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी में नो लोड से फुल लोड तक का वोल्ट, नो लोड से फुल लोड तक का, फुल लोड तक वोल्टेज परिवर्तन, वोल्टेज में परिवर्तन ट्रांसफार्मर का वोल्टता नियमन कहलाता है। वोल्टता नियमन कहलाता है दोस्तों। अर्थात चेंज इन सेकेंडरी वोल्टेज नो लोड टू फुल लोड इज नोन एज वोल्टेज रेगुलेशन। ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वोल्टेज में नो लोड से फुल लोड तक जो चेंजेज होता है उसे अपन दोस्तों क्या कहते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। अब वोल्टेज रेगुलेशन की अपन बात करें, अब एक अच्छा जो ट्रांसफार्मर है, अच्छा ट्रांसफार्मर कौन सा होगा दोस्तों, जिसका वोल्टेज रेगुलेशन कम होगा या अधिक होगा। अच्छा ट्रांसफार्मर किसे कहेंगे, अच्छा ट्रांसफार्मर वह होगा जिसका ये जो वोल्टता नियमन है, जिसका सेकेंडरी का वोल्टेज कम बदल रहा है। अपन क्या चाहते हैं दोस्तों, अपन वेल्डिंग मशीन या सब चीज चला ले और अपना वोल्टेज स्थिर मिले घर में, तो अगर वोल्टेज स्थिर मिलेगा तो वोल्टेज कम नहीं होगा, तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। तो अच्छा ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, जिसकी वोल्टता नियमन या वोल्टेज रेगुलेशन वीआर क्या होती है, कम होती है। तो एक अच्छे ट्रांसफार्मर की वोल्टता नियमन हमेशा कम होती है दोस्तों। अब वोल्टेज रेगुलेशन के फॉर्मूले की बात करें तो वोल्टेज रेगुलेशन बराबर होता है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटे फुल लोड वोल्टेज का दोस्तों अपन भाग दे देंगे बटे फुल लोड वोल्टेज इंटू 100। अब दोस्तों नीचे नो लोड का भी भाग देते हैं, फुल लोड का भी देते हैं। अब इसमें विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, अपन जब एग्जाम के प्रतिशत निकालते हैं तो प्राप्तांक बटे पूर्णांक, तो प्राप्तांक क्या है, कुल में से कितने आए, मतलब वोल्टेज अब कितना चल रहा है, और पूर्णांक क्या होता है, पहले कुल वोल्टेज कितना था। तो दोस्तों नीचे हमेशा नो लोड वोल्टेज आता है, नो लोड वोल्टेज ज्यादा होगा ना फुल लोड वोल्टेज से, तो फुल का भाग देते हैं। तो दोस्तों 230, अब जैसे इसी का निकालें तो 250 माइनस 230 बटे 250 इंटू 100, तो इसका वोल्टता नियमन आ जाएगा दोस्तों 20 बटे 250 इंटू 100। 0 से 0 कट गई और ये आ गए 100 अपॉन 12.5, ये आ गए 1000 बटे 125। तो इसको अपन काटेंगे दोस्तों, तो 25 पंजो 125, 25 चौको 100, अर्थात 40 बटे 5, 5 8 40। तो 8% वोल्टेज रेगुलेशन आई है दोस्तों इस ट्रांसफार्मर की, किसकी, जिसका वोल्टेज नो लोड पर 250 वोल्ट था, फुल लोड पर क्या था 230 वोल्ट था उसकी दोस्तों। तो हमेशा नीचे अपन नीचे फुल लोड का भाग देते हैं, तो फुल लोड क्या है दोस्तों 230 है, तो 230 का भाग देंगे तो थोड़ा कम आ जाएगा, वोल्ट रेगुलेशन अपनी क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी। आप दे दोनों का ही सकते हैं, बाकी ज्यादातर नो लोड का ही दिया जाएगा भाग, बाकी आप कई बुकों में फुल लोड का भी भाग दे रखा है दोस्तों। फुल लोड पे कितनी वोल्टता है इंटू 100 कर रखा है दोस्तों। अब अपन बात करें, वोल्टता नियमन 3 प्रकार की होती है दोस्तों, एक होती है पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन, एक होती है नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन, और एक होती है जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। तो दोस्तों वोल्टेज रेगुलेशन की बात करें तो पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन किसकी रहेगी, पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन कब रहेगी, और अच्छा वोल्टता नियमन ट्रांसफार्मर में क्या बताता है, अच्छा वोल्टता नियमन, अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन ट्रांसफार्मर के अंदर क्या प्रदर्शित करता है। अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन है ट्रांसफार्मर में, तो ये क्या बताता है, अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब है सेकेंड ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है
उसमें वोल्टेज में वेरिएशन क्या है, कम है। अल्ट्रा वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब है सेकेंडरी वोल्टेज वेरिएशन कम है। सेकेंडरी वोल्टेज वेरिएशन कम है। सेकेंडरी के वोल्टेज में उतार चढ़ाव है, जो सेकेंडरी का वोल्टेज है उसमें उतार चढ़ाव क्या है दोस्तों, कम है। सेकेंडरी के वोल्टेज में उतार चढ़ाव कम है। ये एक अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन ये प्रदर्शित करता है। तो सभी ट्रांसफॉर्मर, अच्छा ट्रांसफॉर्मर वह होगा सभी ट्रांसफॉर्मरों में से जिसका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा दोस्तों, कम होगा। क्या होगा, वोल्टेज रेगुलेशन कम होगा। अब अपन बात करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन 3 प्रकार की होती है दोस्तों। वोल्टेज रेगुलेशन की बात करते हैं, ये कोई इशू नहीं है दोस्तों। हाँ कपिल जी, ये कोई इशू नहीं है। यहाँ नो लोड की जगह फुल लोड का भी भाग दे सकते हैं। कई बुकों में लिखा हुआ है नो लोड माइनस फुल लोड बटे फुल लोड गुणा 100, कम आएगी। अपनी वोल्टेज रेगुलेशन इस सूत्र से कम आती है। ये भी अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। टाइप ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन कितने प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। टाइप्स ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन के प्रकार, हिंदी में बात करें तो वोल्टेज रेगुलेशन के प्रकार। वोल्टेज रेगुलेशन के प्रकार दोस्तों। वोल्टेज रेगुलेशन कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है दोस्तों वोल्टेज रेगुलेशन। एक होती है पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन, दूसरी होती है नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन और तीसरी होती है जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन, नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन और ये क्या होती है, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। 3 प्रकार की होती है दोस्तों। तो पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन कब होगी, जब पावर फैक्टर और लोड अपना क्या रहेगा। तो पहली देखते हैं पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन, धनात्मक वोल्टता नियमन। धनात्मक वोल्टता नियमन। तो दोस्तों धनात्मक वोल्टता नियमन अर्थात पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन अपना कब होगा। वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव कब होगा, जब अपना पावर फैक्टर तो क्या हो और अपना लोड किस प्रकार से हो। तो आपको पता है जब ट्रांसफार्मर पे कैपेसिटिव लोड होगा, कैसा लोड होगा, कैपेसिटिव लोड होगा और पावर फैक्टर अपना लैगिंग होगा, तब जाके अपनी वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव होगी। पावर फैक्टर कैसा होगा, पावर फैक्टर लैगिंग होना चाहिए या इकाई होना चाहिए और लोड कैसा होना चाहिए, कैपेसिटिव लोड होना चाहिए या रजिस्टिव लोड होना चाहिए। कैपेसिटिव या रजिस्टिव लोड पर पावर फैक्टर इकाई होता है, कैपेसिटिव पे लीडिंग होता है। कैपेसिटिव पे कैसा होता है दोस्तों, लीडिंग होता है। तो इंडक्टिव होना चाहिए। लैगिंग के लिए कैसा लोड होगा अपना, इंडक्टिव। कैपेसिटिव पे तो वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव होती है। तो इंडक्टिव लोड पे पावर फैक्टर लैगिंग हो जाता है, रजिस्टिव पे इकाई। तो अपना पावर फैक्टर पूछे वो, अब धनात्मक वोल्टता रेगुलेशन कब होगी, जब पावर फैक्टर कैसा हो, लैगिंग हो या इकाई हो। और धनात्मक वोल्टता रेगुलेशन कब होगी, जब ट्रांसफार्मर पे किस प्रकार का लोड हो, इंडक्टिव प्रकार का या रजिस्टिव प्रकार का लोड होगा, तो ही अपनी वोल्टेज रेगुलेशन या वोल्टता नियमन कैसी होगी दोस्तों, धनात्मक होगी। अब अपन बात करें नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन और जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। तो नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन कब होगी और जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कब होगी। तो दूसरा है नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन, ऋणात्मक वोल्टता नियमन। ऋणात्मक वोल्टता नियमन। तो दोस्तों ऋणात्मक वोल्टता नियमन कब होगा, ऋणात्मक वोल्टता नियमन जब होगा जब पावर फैक्टर अपना क्या होगा, लीडिंग होगा। पावर फैक्टर क्या होगा, लीडिंग होगा और लोड अपना कैपेसिटिव होगा। कैसा होगा लोड दोस्तों, कैपेसिटिव लोड और पावर फैक्टर लीडिंग होता है, तभी जाके अपनी वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक होगी, ऋणात्मक वोल्टेज रेगुलेशन होगी। और जीरो वोल्टेज रेगुलेशन भी इसी पे होगी। ZVR का मतलब है वोल्टेज रेगुलेशन जीरो कब होगी, जीरो
वोल्टेज रेगुलेशन भी इसी केस में होगी जब पावर फैक्टर अपना लीडिंग होगा और अपना लोड कैसे होगा दोस्तों, कैपेसिटिव होगा। तो ये वोल्टेज रेगुलेशन 3 प्रकार की होती है। पॉजिटिव, जब पावर फैक्टर अपना लैगिंग व इकाई होगा तब पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन होगी और इस स्थिति में लोड अपना इंडक्टिव व रेजिस्टिव होगा। दोस्तों ऋणात्मक वोल्टेज रेगुलेशन या जीरो वोल्टेज रेगुलेशन लीडिंग पावर फैक्टर व कैपेसिटिव लोड पर होगी। किस पे होगी? लीडिंग पावर फैक्टर व कैपेसिटिव लोड पर होगी। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं अधिकतम व न्यूनतम वोल्टता नियमन। अब अपन बात करते हैं अधिकतम व न्यूनतम वोल्टता नियमन कब होता है। ये भी कई बार पूछा जाता है। अधिकतम या पूछा जाता है जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कैपेसिटिव वोल्टेज पर होता है। तो मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन कब होगा? तो अपन बात करते हैं न्यूनतम वोल्टेज रेगुलेशन या न्यूनतम वोल्टता नियमन। ट्रांसफार्मर में न्यूनतम वोल्टता नियमन कब होगा या मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन कब होगी? मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन कब होगी दोस्तों? जब पावर फैक्टर अपना कैसा होगा? लीडिंग होगा। कब होगा? पावर फैक्टर कैसा होगा? लीडिंग होगा। जब अपना जो न्यूनतम वोल्टता नियमन होगा, जब पावर फैक्टर अपना लीडिंग होगा। लोड कैसा होगा दोस्तों? कैपेसिटिव प्रकृति का। लोड कैसा होगा? कैपेसिटिव प्रकृति का अगर लोड होगा अपना, तब अपना वोल्टता नियमन कैसा होगा? न्यूनतम वोल्टता नियमन होगा और पावर फैक्टर लीडिंग होगा और लोड कैसा होगा? कैपेसिटिव। तभी जाके अपना न्यूनतम वोल्टता रेगुलेशन या मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन ट्रांसफार्मर मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन पे काम करेगा। मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब है कि सेकेंडरी के वोल्टेज में कम उतार चढ़ाव होगा। सेकेंडरी का जो वोल्टेज है ट्रांसफार्मर का, सेकेंडरी का वोल्टेज क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। मतलब उतार चढ़ाव क्या होगा? कम होगा। उतार चढ़ाव क्या होगा? कम होगा। उसे कहेंगे मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन। और ये कब रहेगा? जब पावर फैक्टर लीडिंग हो और लोड कैसा हो? कैपेसिटिव। और दोस्तों अधिकतम की बात करें, अधिकतम वोल्टता नियमन कब रहेगा? ट्रांसफार्मर के अंदर अधिकतम वोल्टता नियमन कब रहता है, या अपन दूसरे शब्दों में कहें मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कब रहेगा? मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कब रहेगा? जब अपना पावर फैक्टर कैसा होगा? लैगिंग। पावर फैक्टर लैगिंग होगा। लोड कैसा होगा? इंडक्टिव प्रकृति का होगा। लोड कैसा होगा? इंडक्टिव या प्रेरणिक प्रकृति का होगा। कैसा होगा? प्रेरणिक या इंडक्टिव प्रकृति का। कोयल नुमा लोड होगा या एल प्रकृति का लोड होगा, तभी जाके अपना वोल्टेज रेगुलेशन अधिकतम रहेगी। पावर फैक्टर लैगिंग रहेगा और लोड कैसा होगा? एल प्रकृति का। इसमें लोड सी प्रकृति का रहेगा और पावर फैक्टर लीडिंग रहेगा, तब जाके अपनी वोल्टेज रेगुलेशन क्या रहेगी दोस्तों? मिनिमम रहेगी। अब अपन देखते हैं वोल्टेज रेगुलेशन से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल। किस पावर फैक्टर पर वोल्टेज रेगुलेशन अधिकतम होती है? तो लैगिंग पर होती है। जीरो किस पर होती है दोस्तों? लीडिंग पावर फैक्टर पे अपनी वोल्टेज रेगुलेशन जीरो होती है। अब अपन वोल्टेज रेगुलेशन से संबंधित न्यूमेरिकल देखते हैं दोस्तों। इसी कड़ी में आगे एक न्यूमेरिकल करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 1, एक ट्रांसफार्मर का रेजिस्टेंस व रिएक्टेंस पर यूनिट। एक ट्रांसफार्मर का रेजिस्टेंस है पर यूनिट 0.1 और रिएक्टेंस है पर यूनिट 0.04 पर यूनिट। रिएक्टेंस का मान है पर यूनिट में, और ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेगुलेशन 0.8 हो पर यूनिट तो ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेगुलेशन 0.8 हो। वोल्टेज रेगुलेशन क्या है दोस्तों? 0.8 हो तो पावर फैक्टर लैगिंग लीडिंग पर वोल्टेज रेगुलेशन होगी। तो पावर फैक्टर लैगिंग व लीडिंग पर VR होगी।
अपन को आर एक्स का मान दिया है, वोल्टेज रेगुलेशन दिया है, लैगिंग लीडिंग पे अपन को वोल्टेज रेगुलेशन पूछा है दोस्तों। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए अपन सूत्र होता है दोस्तों वी आर वोल्टेज रेगुलेशन बराबर आर कॉस फाइव प्लस एक्स साइन फाइव, आर कॉस फाइव प्लस एक्स साइन फाइव इंटू 100 दोस्तों, इंटू 100 इंटू 100। ये तो होता है अपना लैगिंग लोड के लिए, और लीडिंग लोड के लिए होता है माइनस चिन्ह लग जाता है बीच में दोस्तों। अगर यहाँ प्लस है तो ये लैगिंग लोड के लिए है, लैगिंग पावर फैक्टर के लिए, और यहाँ पे माइनस लगा देंगे दोनों के बीच में, तो ये हो जाएगा लीडिंग के लिए। तो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। आर का मान है 0.01 इंटू कॉस फाइव। ट्रांसफॉर्मर की वोल्टेज रेगुलेशन, पावर फैक्टर का मान, ट्रांसफॉर्मर की वोल्टेज रेगुलेशन होगी यदि पावर फैक्टर 0.8 है। क्या है पावर फैक्टर? 0.8 है दोस्तों। तो 0.8 प्लस 0.04 इंटू 0.8 इंटू 100। तो इसको दोस्तों देखो अपन सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे दोस्तों तो आएगा प्लस 3.2%। क्या आएगा? प्लस 3.2% आएगा दोस्तों। ऐसे ही अपन एक बार माइनस करके सोल्व कर लेंगे इसी को, तो आ जाएगा माइनस 1.6%। तो ये तो हो जाएगी दोस्तों लैगिंग पावर फैक्टर पर वोल्टेज रेगुलेशन, और ये हो जाएगी लीडिंग पावर फैक्टर पर वोल्टेज रेगुलेशन। तो इस प्रकार से भी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वोल्टेज रेगुलेशन से संबंधित। हालांकि बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन आता है दोस्तों आने को तो, परंतु इस प्रकार के आ जाए तो आप कर देंगे। बाकी तो ये पूछा जाता है नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन किस लोड पे रहेगी? कैपेसिटिव पे। जीरो वोल्टेज रेगुलेशन किस लोड पे रहेगी? कैपेसिटिव पे। किस पावर फैक्टर पे रहेगी? लीडिंग पे। पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन किस पर रहती है? लैगिंग लोड पर रहती है, और लैगिंग पावर फैक्टर पर रहती है। लोड कैसा रहता है? लैगिंग के लिए इंडक्टिव लोड रहता है या रजिस्टिव लोड रहता है। तो इस प्रकार इसके वोल्टेज रेगुलेशन के प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। कल अपन हाजिर होते हैं ट्रांसफार्मर लॉसेज और ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग की वीडियो लेकर। धन्यवाद, थैंक यू।